राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है रसोई घर एवं रसोई घर की साफ सफाई। तो आज रसोई घर एवं रसोई घर की साफ सफाई से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं कि रसोई घर एवं रसोई घर हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो रसोई घर हमारे लिए क्यों उपयोगी है, तो साधारण रूप से जाने तो रसोई घर वह कमरा या भाग होता है जहां भोजन पकाया जाता है। रसोई घर को घर का हृदय स्थल कहा जाता है। अभी पूछ देगा कि रसोई घर को क्या कहा जाता है, और उसे दे देगा हृदय स्थल, तो हमें लगाने पड़ेगा हृदय स्थल। रसोई घर जो है कि एक हृदय स्थल कहा जाता है, घर का हृदय स्थल कहा जाता है। यह ऐसा केंद्र है जहाँ से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल नियंत्रित होती है, अतः इन पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। समान रूप से जो है कि रसोई घर जो है कि गृह आवास में निम्नलिखित कार्य संपन्न करता है। जो पहले की भोजन की तैयारी करता है और भोजन पकाता है, भोजन परोसता है, धुलाई करता है, मतलब बर्तन धुला जाता है, धुलाई और संग्रह किया जाता है, अनाज का संग्रह किया जाता है, सब्जी उब्जी भोजन जो भी कुछ है उसका रसोई घर में संग्रह किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और रसोई घर की स्थिति में क्या कहा जाता है, तो रसोई घर जो है कि भवन के पिछले हिस्से में होना चाहिए। रसोई घर की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए, रसोई घर जो है कि भवन के पिछले हिस्से में होना चाहिए। और रसोई घर जो कि भवन खाने के मतलब भवन रसोई घर के बैठक खाने के कमरे के पास होना चाहिए रसोई घर, और शयन कक्ष के एकदम करीब ना हो। मतलब रसोई घर जो है कि शयन कक्ष के एकदम करीब ना हो, पास में ना हो। और पूर्व दिशा में खिड़की अथवा दरवाजे होने से रसोई घर ठंडा रहता है। क्या पूर्व दिशा में जो है कि खिड़की अथवा दरवाजे होने से रसोई घर ठंडा रहता है। देश पांडे के अनुसार कहा गया है कि 40 से मतलब देश पांडे ने कहा है कि रसोई घर 40 से 60 वर्ग 40 से 60 वर्ग का होना चाहिए। 40 से 60 वर्ग फीट का क्षेत्र रसोई घर के लिए पर्याप्त है, किंतु यदि स्थान का अभाव ना हो तो यह क्षेत्र बड़ा भी रखा जा सकता है। बैठक की दिशा में बैठक की दिशा में क्या होता है कि पश्चिम व पूर्व में, मतलब बैठक की दिशा में जो है कि पश्चिम या मतलब दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम होना चाहिए। जैसे देखिए कि यह दिशा है पूर्व का, तो यह दिशा है पूर्व का और यह पश्चिम का है, यह पश्चिम है और यह उत्तर है, यह दक्षिण है। तो रसोई का ज्यादातर यहाँ पर दिशा होना चाहिए, रसोई यहाँ पर बनाना चाहिए, रसोई का कमरा यहाँ पर बनाना चाहिए। और बैठक की दिशा जो है कि पश्चिम उत्तर होना चाहिए, बैठक की दिशा यहाँ पर होना चाहिए, पश्चिम उत्तर होना चाहिए, पश्चिम उत्तर है। और शयन की दिशा जो है कि दक्षिण पूर्व या दक्षिण होना चाहिए। शयन की दिशा जो है कि सोने का दिशा, शयन का दिशा जो है कि दक्षिण पूर्व होना चाहिए, दक्षिण पूर्व यह है, दक्षिण पूर्व यह है। तो यह सब है। तो दक्षक प्रचलन क्रिया के लिए रसोई घर की कार्य सतह की अनुशांशिक ऊंचाई जो है कि 3 इंच कोहनी के स्तर से नीचे होना चाहिए, 3 इंच कोहनी के स्तर नीचे होना चाहिए। तो ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य रसोई घर के किस केंद्र में किया जाना चाहिए, तो यह जो है कि तैयारी केंद्र में किया जाना चाहिए, भंडारण केंद्र में नहीं किया जाना, और भीमीकरण केंद्र, परोसने का केंद्र, ये सब नहीं है। तो इसमें तैयारी के केंद्र में किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर बी होगा। तो सैद्धांतिक रूप से बर्तन धोने का कार्य तैयारी के केंद्र में किया जाना चाहिए। बर्तन धुलाने का कार्य इसलिए तैयारी केंद्र में करना चाहिए ताकि अगर हम सब्जी काट रहे हैं तो हमें धुलने में सुविधा हो।
तो सब्जी काट रहे हैं तो हमें धुलने में सुविधा हो। तो गोल्ड एबलॉग मान्य मानक है, गोल्ड एबलॉग मान्य मानक है स्थानीय संबंध के लिए, फर्नीचर व्यवस्था के लिए, गृह सज्जा के लिए या उपरोक्त में से सभी। तो गोल्ड एब्लॉन्ग मान्य जो है कि एब्लॉन्ग जो है कि मान्य है स्थानीय संबंध के लिए, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी है। तो रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सी इसमें है। तो रसोई घर की सर्वश्रेष्ठ प्रकार जो है कि यू आकार का है, यह सर्वोत्तम है, तो इसका आंसर ए होगा। और जो है कि यू आकार के रसोई घर को जो है कि आदर्श रसोई जो कि मुंडेल ने कहा है, मुंडेल ने गृह मतलब कि यू आकार की रसोई को जो कि आदर्श रसोई कहा है, मुंडेल ने कहा है। और सर्वोत्तम जो है कि सर्वोत्तम रसोई सर्वोत्तम 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 जो कि रसोई किसने कहा है, सर्वोत्तम रसोई एंगल ने कहा है। किसने कहा है, एंगल ने कहा है सर्वोत्तम रसोई यू आकार की, एंगल तथा क्रेज ने कहा है, एंगल तथा क्रेज ने कहा है सर्वोत्तम रसोई। और फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में जान लेते हैं यू आकार की रसोई के बारे में। तो यह रसोई अंग्रेजी के यू अक्षर की आकृति है, आकृति का होता है। यह रसोई घर सबसे अधिक सफल रसोई घर माने जाते हैं। इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है, मतलब कम चलना होता है। एक दीवार मतलब यू आकार के रसोई घर है, तो यहाँ पर मतलब भोजन बना रहे हैं तो यहाँ पर बर्तन धो ले रहे हैं, मतलब ऐसे ही अगर यह आकार का रहता तो यहाँ पर कुछ करते तो यहाँ पर आना पड़ता। तो सर्वोत्तम जो की प्रक्रिया है, रसोई घर माने जाते हैं। तो इसमें कम से कम चलने की प्रक्रिया करनी होती है, साथ ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र को स्वतंत्र दीवार मिल जाती है। प्रसिद्ध विद्वान मांडेल द्वारा किए गए एक शोध में भी यू आकृति को रसोई को अन्य रसोई की श्रेष्ठ मानी है। एंगल के अनुसार यू आकृति सर्वाधिक उपयोगी है क्योंकि उसमें सब कुछ पास रहता है, ताकि यू क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता, यू क्षेत्र से होकर आवागमन नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खंभे पर आधारित किचन को कहते हैं, एक खंभे पर आधारित किचन को क्या कहते हैं, तो उसे आइसलैंड किचन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आइसलैंड किचन कहते हैं। तो यह जो है कि एक खंभे पर आधारित होता है, यह कार्य केंद्र बीच में होता है, केंद्र घूमने वाला होता है, रिमोट कंट्रोल का होता है, और विकलांगों के लिए उत्तम होता है। यह आइसलैंड किचन जो है कि विकलांगों के लिए उत्तम होता है, अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे घुमा सकते हैं। विद्युत पर मतलब आधारित अधिक खर्चीले होते हैं, यह जो है कि अधिक खर्चीले होते हैं, विद्युत पर आधारित होता है। आई स्टार आकृति किचन जो कि बहुत जगह छेकता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो एक खंबे पर आधारित किचन जो कि आइसलैंड किचन कहते हैं, इसे द्वीप रसोई भी कहते हैं। यह कमरे के ठीक मध्य में एक खंबे पर कार्य केंद्र को व्यवस्थित करते हुए रसोई घर को बनाया जाता है। यह खंबा घूमने वाला होता है, इसमें व्यवस्थित कार्य केंद्र भी घूमते हैं। इसमें आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी तरफ लाया जा सकता है। यह रसोई घर विकलांगों के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हुई। इसका चालन विद्युत आधारित होता है, इससे समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है, परंतु महंगी होने के कारण इसकी पहुंच जन सामान्य से दूर है। तो किस भवन में स्टील बीम अथवा डालकर भूकंप रोधी ढांच बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। किस भवन में स्टील बीम अथवा डालकर भूकंप रोधी ढांच बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो यह प्रक्रिया जो कि रेट्रोफिटिंग में कहलाती है। किसमें कहलाती है, रेट्रोफिटिंग में कहलाती है।
तो इसका आंसर बी होगा, रेट्रोफिटिंग। तो किसी भवन में स्टील बीम अथवा गार्डर डालकर भूकंपरोधी ढांचा बनाने की प्रक्रिया रेट्रोफिटिंग प्रक्रिया कहलाती है। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से वह कौन सा गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घरों में मानक उपकरण माना गया है। तो इनमें से कौन सा जो है कि गंध रहित प्रशीतक है जो कि मनुष्यों के लिए विषाक्त नहीं है और घरेलू रसोई घर में मानक उपकरण माना जाता है, तो यह फ्रियॉन है। तो इसका आंसर ए होगा, फ्रियॉन जो है कि रसोई घरों के लिए उपयोगी मानक माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रसोई में कार्य को त्रिकोण किसके बीच के संचरण की रेखा दर्शाता है? एक रसोई में कार्य के त्रिकोण किसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है? तो यह जो है कि रेफ्रिजरेटर, सिंक, कुकिंग सर्विस होता है। तो एक रसोई में कार्य के त्रिकोण जिसके बीच संचरण की रेखा दर्शाता है। जैसे देखिए एक दीवार वाला रसोई घर है, तो यहाँ पर जो है कि सिंक हो जाएगा और यहाँ पे मतलब भोजन बनाने का कार्य हो जाएगा, कुकिंग, और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो यह तिकोना होगा, ये तिकोना हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं, यहाँ पर जो है कि रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज रखी है और यहाँ पर खाना बना रहे हैं। और ऐसे ही अगर यल दीवार का रसोई घर है तो यल दीवार में भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर खाना बना रहे हैं तो ऐसे ऐसे भी इसका रहेगा यल दीवार का रसोई घर। यल आकार के रसोई घर में कैसे रहता है? तो यल आकार के रसोई घर को, जैसे कि यल आकार का रसोई घर है, यल आकार का रसोई घर है, यहाँ पर खाना बनाने का केंद्र है और यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि रेफ्रिजरेटर का है और यहाँ पर सिंक है। तो यह इसको तिकोना ऐसे किया जाता है, ऐसे तिकोना बन ही नहीं रहा है, ऐसे तिकोना किया जाता है। और जो कि दो दीवार का अगर रसोई घर है तो दो दीवार का रसोई घर तो ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जो है कि सिंक रहेगा और यहाँ पर खाना बनाने का रहेगा और यहाँ पर जो है कि फ्रिज रहेगा। यहाँ पर फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो इसका जो है कि ऐसे रहेगा, फिर इसको ऐसे, तो इसका हो गया, ये तिकोना आकार का हो गया। ऐसे ही मतलब यू आकार में ही रहेगा, तो ऐसे ही रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? तो इस रसोई घर को जो है कि आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। इस रसोई घर को आइसलैंड रसोई घर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक रसोई घर, इसके बारे में ही जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि एक रसोई घर में असंबद्ध काउंटर जो सभी ओर से प्रवेश की अनुमति देता है उसे आइसलैंड रसोई घर कहा जाता है। आइसलैंड रसोई घर कमरे के ठीक मध्य में एक खंभे पर कार्य, जिसे दीप रसोई घर भी कहा जाता है, तो कार्य केंद्रों को स्थापित करने इन रसोई घर को बनाया जाता है। यह खंभा घूमने वाला होता है जिससे इसमें लगे हुए केंद्र भी घूमते हैं और गृहिणी आवश्यकता अनुसार किसी भी केंद्र को अपनी ओर घुमाकर प्रयोग कर सकती है। यह रसोई घर जो है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए वरदान स्वरूप है। यह संपूर्ण प्रक्रिया विद्युत पर आधारित होती है। इनसे समय शक्ति बहुत बचत होती है और जो कि किंतु इनको बनवाने में बहुत व्यय होता है और सामान्य आदमी इसे नहीं बनवा पाता है क्योंकि वह इसे अफोर्ड नहीं कर पाता है, अफोर्ड जो कि नहीं कर पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रयोग कौन सा है? तो बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रसोई घर का प्रयोग कौन सा है? तो यह जो है कि यल शेप का रसोई घर है कि जो बड़े क्षेत्र के लिए होता है।
यह जो कि अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध है, यल आकार का रसोई घर। तो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त रसोई घर यल शेप है। यल शेप में 2 साथ के दीवारों को रसोई घर के उपकरण को रखकर और उन पर विभिन्न कार्य केंद्रों को व्यवस्थित किया जाता है। इसके सामने वाले कोने में डाइनिंग टेबल रखकर भोजन करने की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि यल आकार का रसोई घर है, मान लीजिए कि यह जो है कि यल आकार का रसोई घर है, यल आकार का रसोई घर है, यह मतलब और यह रूम है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो है कि काम करने की सारी व्यवस्था की गई है, मतलब खाना बनाना सारा सामान वामान सेट कर दिया है। और यहाँ पर जो कोना है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल हो गया है, तो यहाँ पर भोजन करने की व्यवस्था हो गई है। तो यही बताया कि जो खाली जगह है वहां पर डाइनिंग टेबल रखकर भोजन करने की व्यवस्था की जाती है। तो इस प्रकार तीसरी दीवार का प्रयोग भोजन करने हेतु किया जाता है, जो डाइनिंग टेबल रखा है। किंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि उस पर दीवार की खिड़की और दरवाजे ना हो, वरना खाने वाले को असुविधा होती है। मतलब अगर खिड़की रहेगा, दरवाजे रहेगा तो उठने बैठने हमेशा कुर्सी को सेट करने वैसे एक ही जगह सेट रहेगा। नहीं तो खिड़की है तो सर पे चोट लग गया, कहीं पर भी चोट लग गया, ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती है। एक स्ट्रेट लाइन जो है कि किचन में सभी उपकरण और अलमारियां किसके साथ में रखी जाती हैं। तो बताइए वह एक दीवार में है कि 2 दीवार में या 3 दीवार में या 4 दीवार में। तो स्ट्रेट लाइन है तो समझिए कि एक दीवार है, तो इसका एक दीवार होगा। तो इसका आंसर ए होगा, एक दीवार। तो एक स्ट्रेट लाइन किचन में सभी उपकरण और अलमारी एक दीवार में रखी जाती है। स्थान के अभाव होने पर एक दीवार के रसोई घर बनाए जाते हैं। इसमें एक दीवार में सभी कार्य केंद्र होते हैं। भोजन बनाने में उपस्थित सभी कार्य एक ही दीवार में संपन्न किए जाते हैं। इस रसोई घर में तैयारी केंद्र, पकाने का केंद्र, बर्तन धोने का की व्यवस्था एक ही व्यक्ति या सीधे में होती है और रसोई घर की अन्य दीवारें खाली रहती हैं। जिसमें सामान रखने, खाने की व्यवस्था, अलमारी या फ्रिज रखने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके सिंक केंद्र, तैयारी केंद्र एवं पकाने के केंद्र बीच में होने चाहिए। मतलब एक दिवाली का जो है तो इसमें सिंक केंद्र जो है यहाँ पर रहना चाहिए और खाना बनाने का केंद्र यहाँ पर होना चाहिए और जो है कि फ्रिज का केंद्र यहाँ पर होना चाहिए। तो तैयारी केंद्र एक पकाने के केंद्र के बीच में होना चाहिए एवं पकाने के केंद्र के बीच में होना चाहिए। इन दीवारों में से किसी दीवार पर वस्तु को रखने के लिए अलमारी भी बनाई जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रसोई घर में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। रसोई घर में आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्ति को जो है कि खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर बंद कर देना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा, खाना पकाने के बाद गैस सिलेंडर को बंद कर देना चाहिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक है, कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक क्या है। तो मुख्य कारक जो है कि क्या गृहिणी की कोहनी की ऊंचाई के अनुसार रहना चाहिए। तो मुख्य कारक में जो है कि गृहिणी की आंखों का स्तर होना चाहिए। इसका आंसर जो है कि डी होगा, गृहिणी के आंखों का स्तर होना चाहिए, डी होगा। तो गृहिणी के आंखों का स्तर कार्यस्थल की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए मुख्य कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 2 काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। तो दो काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे पुलमैन रसोई घर जाना जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, पुलमैन। मतलब 2 काउंटर है, तो 2 काउंटर है, तो यहाँ पर एक यहाँ पर काउंटर है, एक यहाँ पर है। तो ये देखिए, तो बीच में अगर मान लो नदी रहती है तो नदी में जाने आने के लिए बीच में पुल बना ही रहता है ना, तो यह पुल के समान हो गया।
तो यहाँ पर जाना, यहाँ से यहाँ पर जाना, यहाँ से यहाँ पर जाना। तो बीच में समझो पुल का काम हो गया, तो पुल मैन रसोई घर हो गया। ट्रिक मैं बता रही हूँ। ट्रिक के अनुसार अगर पूछ देगा दो काउंटर रसोई घर के इनमें से किस नाम से भी जाना जाते हैं, तो पुलमैन रसोई घर के नाम से जाना जाते हैं। तो दो काउंटर रसोई घर को पुलमैन रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। द्वि दीवार वाला रसोई घर, इस रसोई घर में आमने सामने की दोनों समानांतर दीवारों पर रसोई घर के विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। दोनों ओर दरवाजे होने के कारण बीच का भाग किसी अन्य उपभोग में न आकर आने जाने के मार्ग के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तीसरी दीवार में दरवाजे और सामने खिड़की रखने के कारण दो दीवारों पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रसोई घर की वास्तुशिल्पी आकृति में निम्नलिखित शामिल है। रसोई घर की वास्तुशिल्पी आकृति में निम्नलिखित क्या शामिल? तो शामिल में जो है कि वायु संचालन है, वायु संचालन है और वायु संचालन है और बी ए आर एस है, बी ए आर एस है, बी ए आर एस है। श्रवण गुण है, वायु संचालन है, वी मतलब वायु संचालन है, नल ताजी भी है और श्रवण गुण भी है। पूछा है कि रसोई घर की वास्तुशिल्पी आकृति निम्नलिखित शामिल है। तो रसोई घर की वास्तुशिल्पी आकृति निम्नलिखित शामिल है। केवल नल साजी जो कि नहीं शामिल है और सभी शामिल जो कि वायु संचालन, श्रवण गुण, बी ए आर एस, फर्श, ये सभी शामिल है। तो इसका आंसर जो है कि दो जिसमें नहीं है तो वही आंसर सही है। तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवारों की फुटिंग कहलाती है, दीवारों की फुटिंग कहलाती है। तो दीवारों की जो फुटिंग क्या कहलाती है? दीवारों की फुटिंग जो है कि प्लिथ बीम कहलाती है। प्लिथ बीम दीवारों की फुटिंग कहलाती है। इसका आंसर सही होगा। तो सूची 1 में का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में प्रदत्त विकरणों को सूची 2 में से संबंध स्थापित कीजिए। तो सूची 1 सूची 2। तो एक दीवार रसोई घर, तो एक दीवार रसोई घर का संबंध जो है कि एक मुख्य उपकरण प्रत्येक को साथ की 3 दीवारों पर है। तो एक मुख्य उपकरण प्रत्येक को साथ के 3 दीवारों पर है। तो एक दीवार रसोई घर का संबंध इससे है। और समांतर दीवार रसोई घर, समांतर दीवार रसोई घर जो कि दो मुख्य उपकरण प्रथम और तृतीय साथ की दीवार पर है। दो मुख्य उपकरण प्रथम और तृतीय साथ की दीवार पर है। तो इसका जो है कि पहला हो जाएगा और एल ए का जो है कि चौथा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा, फिर एल आकार की रसोई घर। तो एल आकार की रसोई घर दो मुख्य रसोई उपकरण प्रथम और तृतीय सामने की दीवार पर है। दो मुख्य रसोई उपकरण प्रथम और तृतीय सामने की दीवार पर है। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और फिर बी आकार का रसोई घर, बी आकार का रसोई घर जो है कि सिंक, फ्रिज रेस एक दीवार पर है। सिंक, फ्रिज रेस एक दीवार पर है। तो इसका जो है कि ये हो जाएगा तीसरा। तो चौथा पहला दूसरा तीसरा किसमें है? चौथा पहला दूसरा तीसरा सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो एक दीवार रसोई एक मुख्य उपकरण प्रत्येक के साथ के 3 दीवारों पर है। तो एक एकल दीवार रसोई एक मुख्य उपकरण प्रत्येक को साथ की 3 दीवारों पर है। और समांतर दीवार रसोई जो कि मुख्य उपकरण प्रथम और तृतीय साथ की दीवार पर है, समांतर रसोई। और एल आकार की रसोई जो दो मुख्य रसोई उपकरण प्रथम और तृतीय सामने की दीवार पर है। और वी आकार का रसोई घर सिंक, फ्रिज रेंज एक दीवार पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बार में मादा मच्छर अंडे देती हैं। तो एक बार में मादा मच्छर कितने अंडे देती हैं? तो यह 100 से 500 देती हैं। तो इसका आंसर बी होगा, 100 से 500 अंडे देती हैं।
तो मच्छर एक हानिकारक रोगों को फैलाने वाला तथा प्राणघात जीव है। सामान्यतः नर मच्छर का जीवन काल 6 से 8 दिनों का, जबकि नर मच्छर का जीवन काल कितना होता है? 6 से 8 दिनों का। और जबकि मादा मच्छर का जीवन काल 6 से 8 हफ्ते का होता है। मादा मच्छर का जीवन काल 6 से 8 हफ्ते का होता है। नर मच्छर का जीवन काल जो है कि नर मच्छर में जो है कि मनुष्य में आता है, मतलब नर मच्छर जो कि 6 से 8 होता है और मादा 6 से 8 हफ्ते होता है। तो मादा मच्छर एक बार में लगभग 2500 से 800 अंडे देती है। इसमें 100 से 500 दिया गया है, तो सबसे ज्यादा में इसका आंसर यही होगा, 100 से 500। तो 250 से 800 अंडे देती हैं। अंडे से निकलने के बाद लगभग 10 दिन तक मच्छर पानी पर ही बिताते हैं। ध्यातव्य है कि केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती, जबकि नर मच्छर वनस्पतियों के रस का पान करता है। अंडे पैदा करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसके लिए ही मादा मच्छर मानव रक्त चूसती है। अंडे में से मक्खी बनाने की कितने समय लगता है? अंडे में से मक्खी बनाने का कितना समय लगता है? तो अंडे में से मक्खी बनाने का समय 8 दिन का लगता है, तो इसका आंसर बी होगा। अंडे से मक्खी बनाने के लगभग 8 दिन का समय लगता है। घरेलू मक्खी का जीवन चक्र अवस्थाओं चार अवस्थाओं अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क से होकर गुजरता है। एक वयस्क मक्खी एक बार में लगभग 500 अंडे देती है, जो पर्याप्त नमी और गर्म मौसम में 8 से 20 घंटे में लार्वा को बदल जाते हैं। मतलब गर्म मौसम, नमी और गर्म मौसम में 8 से 20 घंटे में लार्वा में बदल जाते हैं, या तथा ये लार्वा 4 से 8 दिन में प्यूपा में एवं प्यूपा 6 से 8 दिन में वयस्क मक्खी में बदल जाती है। मतलब 8 से 20 दिन में लार्वा, गर्म मौसम में जो कि अंडा 8 से 20 दिन में लार्वा में बदल जाता है, और यही लार्वा जो है कि 4 से 8 दिन में प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा जो है कि 6 से 8 दिन में वयस्क मक्खी में बदल जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पूछा है कि रसोई घर की दिशा किस ओर होनी चाहिए? तो रसोई घर की दिशा जो है कि पूर्व की ओर होनी चाहिए, तो इसका जो है कि चौथा हो जाएगा। इसका चौथा, तो इसका चौथा ए में भी है, बी में भी है। तो शयन कक्ष की दिशा जो है कि शयन कक्ष की दिशा दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए, जो कि पहले मैंने बता दिया है। दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम में होने चाहिए शयन कक्ष की दिशा, तो इसका तीसरा होना चाहिए। और सर्दियों में सूर्य का दिशा परिवर्तन, सर्दियों में सूर्य का दिशा परिवर्तन दक्षिण में होता है। सर्दियों में सूर्य का दिशा परिवर्तन दक्षिण में, तो इसका दक्षिण हो जाएगा। इसका चौथा हो जाएगा, इसका तीसरा। तो बैठक दिशा जो है कि पश्चिम या उत्तर पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम या उत्तर पश्चिम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है कि ए सही होगा। रसोई घर की दिशा पूर्व में होनी चाहिए। शयन कक्ष की दिशा, जैसे देखिए ये दिशा बना देती हूँ, ये पूर्व है, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूर्व में जो है कि रसोई घर होना चाहिए, और दक्षिण में जो है कि दक्षिण में क्या, शयन, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व जो है कि दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व में जो है कि शयन कक्ष होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए। और सर्दियों में सूर्य का दिशा परिवर्तन तो दक्षिण में होता है। और जो है कि बैठक की दिशा किस वहां पर होना चाहिए, बैठक की दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम होना चाहिए, पश्चिम या उत्तर पश्चिम। तो पश्चिम यह है, पश्चिम में होना चाहिए या तो उत्तर पश्चिम में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्ष प्रचालन प्रक्रिया के लिए रसोई की कार्य सतह की अनुशंसा ऊंचाई है। तो दक्ष कार्य की क्रिया के लिए रसोई कार्य की अनुशंसा है। तो रसोई कार्य की अनुशंसित ऊंचाई
3 इंच कोहनी स्तर के नीचे होना चाहिए, 3 इंच कोहनी स्तर के नीचे होना चाहिए। तो इसका आंसर सी होगा। तो नेक्स्ट मतलब इसी का रसोई घर का भाग ही है। तो घर में प्रयोग होने वाले वस्तुएं हैं। तो घर में प्रयोग होने मतलब रसोई घर में प्रयोग होने वाले वस्तुएं से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको देखते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है? तो किस प्रकार की मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है? तो जो है कि चिकनी मिट्टी करती है। तो चिकनी मिट्टी अधिक सीलन उत्पन्न करती है, तो इसका आंसर डी होगा। और रेतीली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी जो कि नहीं करती है। तो चिकनी मिट्टी घर में अधिक सीलन उत्पन्न करती है। भवन निर्माण हेतु चिकनी मिट्टी उपयुक्त नहीं मानी जाती है। इस मिट्टी में पानी के लंबे समय तक सोख के रखने का गुण होता है। इस प्रकार मिट्टी में जो पानी सोखा जाता है वह जल्दी सूखता नहीं है। साथ ही साथ हमेशा सीलन होने के कारण घर की नींव और दीवारें कमजोर हो जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में उपयोग करता है। तो रसोई गैस स्टोव ईंधन के रूप में एलपीजी उपयोग करता है। तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली के उपकरणों में थर्मोस्टेट का कार्य है। थर्मोस्टेट का कार्य है। तो किसी बिजली उपकरण में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो आंच के मनचाहे ताप पर बनाए रखना। थर्मोस्टेट का कार्य है आंच को मनचाहे ताप पर बनाए रखना। तो इसका आंसर ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दुर्लभ दुर्लभ चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार पर धातु के क्षमता में निम्नलिखित में से कौन सा ब्लेंडिंग द्रव सुधार लाता है? तो दुर्लभ चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार पर धातु की क्षमता में निम्नलिखित में से कौन से ब्लेंडिंग द्रव्य सुधार लाता है? तो इसमें से जो है कि एक है तांबा होता है, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल। तांबा, एल्युमिनियम, पीतल जो है कि ब्लेंडिंग द्रव्य में सुधार लाता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो दुर्लभ चालकता वाला पात्र जो सतही कुकिंग के लिए उपयोग किया जाता है के आधार पर धातु की क्षमता में निम्न क्लेंडिंग द्रव्य सुधार लाता है। तांबा, एल्युमिनियम, पीतल है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है? तो घरेलू उपकरण के लिए उपकरण के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वोत्तम टिकाऊ लंबे समय तक चलने वाला और चालन अनुकरण धातु है स्टेनलेस जंग विरोधी स्टील है। तो इसका आंसर सी होगा, स्टेनलेस जंग विरोधी स्टील होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में दिए गए उपकरण को सूची 2 में दिए गए खाद्य सेवा इकाई में मिलान करना है। तो सूची 1 में उपकरण और सूची 2 में जो कि खाद्य सेवा इकाई है। तो सूची 1 में जो है कि इंसिनरेटर इंसिनरेटर उपकरण खाद्य सेवा इकाई क्या है? तो इंसिनरेटर उपकरण की खाद्य सेवा इकाई जो है कि अपशिष्ट प्रबंधन है। अपशिष्ट प्रबंधन है तो इसका दूसरा हो जाएगा। और तराजू तराजू उपकरण में खाद्य सेवा इकाई क्या है? तराजू उपकरण में खाद्य सेवा इकाई संग्रहागार है। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, और दूसरे का संग्रहागार है तराजू का, इसका दूसरा हो जाएगा पहला, फिर चौथा, मतलब दूसरा, चौथा। और बेन मारी किससे संबंधित है? तो बेन मारी उपकरण का संबंध खाद्य सेवा से है। बेन मारी उपकरण का संबंध खाद्य सेवा इकाई से है, खाद्य सेवा इकाई से है। और जो है कि रोटी सेरी का संबंध इसका पांचवा हो जाएगा।
रोटी सेरी का संबंध जो है कि रोटी सेरी का संबंध भोजन पकाना है, तो भोजन पकाना रोटी सेरी का संबंध है, रोटी सेरी का संबंध है, इसका तीसरा हो जाएगा। और प्लेट रैंक का संबंध बर्तन सफाई स्थान है, तो बर्तन सफाई स्थान, तो इसका दूसरा हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, तो इसका आंसर देखते हैं दूसरा, पांचवा। तो इसका आंसर दूसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, पहला, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो उपकरण दिया है और खाद्य सेवा इकाई दी गई। तो इंसीरेटर किससे संबंधित है? इंसीरेटर का खाद्य सेवा इकाई है अपशिष्ट प्रबंधन है। और तराजू उपकरण का खाद्य सेवा इकाई संग्रहगार है। और बेन मारी उपकरण का खाद्य सेवा इकाई खाद्य सेवा। और रोटी सेरी का भोजन पकाना है। और प्लेट रेक का बर्तन सफाई स्थान होता है। प्लेट रैंक उपकरण का खाद्य सेवा इकाई बर्तन सफाई स्थान होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण है। उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण इसमें क्या है? तो ग्रिल्ड है चाय ब्रो इलर है, और डेक ओवन है, और क्लामबेल कुकर है। तो ग्रिल्ड, चारबो इलर है, डेक ओवन है, क्लॉम बेल कुकर है। तो पहला ए बी डी एफ ए बी ABDF, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो उत्पादन कार्यस्थल में पाए जाने वाले उपकरण ग्रिल्ड, चाइबो इलर, डेक ओवल, क्लाम बेल कुकर होगा। तो सूची 1 का दिए गए नए नमूनों को सूची 2 में दिए गए प्रबंधन के सिद्धांत को सुललित करना है। तो सूची 1 में जो है कि जुरेन का संबंध जो है कि TQM से है। जुरेन का संबंध TQM से है। और डकर का संबंध किससे है? डकर का संबंध MBO से है। डकर का संबंध MBO से है। और मैकग्रेगर का संबंध जो है कि मानव संबंध से है। मानव संबंध जो कि मैकग्रेगर है। और टेलर का संबंध वैज्ञानिक से है। टेलर का संबंध वैज्ञानिक से है। ओवर का संबंध जो है कि ओवर का संबंध JIT से है। ओवर का संबंध JIT से है। तो पहले का P है, पहले का C है, और दूसरे का F, तीसरे का CF CFE CFE A CFE B, सी आंसर इसका सही होगा। तो जुरेब का संबंध जो कि TQM से है, डकवेल का संबंध MBO से है, मैकग्रेगर का संबंध मानव संबंध से है, टेलर का संबंध वैज्ञानिक से है, ओवन का संबंध शास्त्रीय या क्लासिकल से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक सीमेंट फर्श में से दाग हटाने में प्रयुक्त होता है। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने खाली स्थान जगह प्रयुक्त होता है तो ब्लीच होता है। सिंक सीमेंट से दाग हटाने के लिए प्रयुक्त ब्लीच होता है, तो इसका आंसर बी होगा। सिंक सीमेंट फर्श से दाग हटाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। सिंक सीमेंट जो है कि फर्श पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो सिंक सीमेंट जो है कि सीमेंट पर लगे कुछ विशेष प्रकार के दाग धब्बे जो शोधक पदार्थ एवं अपमार्जक से नहीं छूट पाते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ अन्य प्रकार के प्रतिक्रमों एवं विरंजकों का उपयोग करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए उपकरणों को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों में मिलाइए। सूची 1 उपकरण को सूची 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों में मिलान करना है। तो वेन मेरी किससे संबंध है? तो वेन मेरी का संबंध मटन करी से है। और सलामेंडर का संबंध पिज्जा से है। उपकरण है, मतलब वेन मेरी उपकरण का संबंध मटन करी से है। और सलामेंडर उपकरण का संबंध पिज्जा बनाने से है। और स्ट्रीम कुकर
उपकरण का संबंध जो है कि स्टीम कुकर उपकरण का संबंध चावल से, स्टीम मतलब भाप के द्वारा बनाया जाता है चावल, तो स्टीम कुकर का संबंध चावल से है। और फूड प्रोसेस उपकरण का संबंध, फूड प्रोसेस उपकरण का संबंध सब्जियों से है। फूड मतलब फूड प्रोसेस सब्जियों से है, मतलब भोजन। और ग्रिंडल्स का संबंध, ग्रिडल्स का संबंध चपाती से है, ग्रिडल्स का संबंध चपाती से है, तो इसका यह हो गया। तो पहले का ए का पहला होगा, बी का तीसरा, पहला तीसरा चौथा पांचवा दूसरा। और पहला तीसरा चौथा पांचवा दूसरा कितने हैं? तो पहला तीसरा चौथा पांचवा दूसरा बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो वेन मेरी उपकरण बटन करे खाद्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। और सलामेंडर जो कि पिज्जा बनाने के लिए, और स्टीम कुकर उपकरण का प्रयोग चावल बनाने के लिए, फिर फूड प्रोसेस का सब्जी बनाने के लिए, ग्रिडल का प्रयोग चपाती बनाने के लिए किया जाता है। तो अभिकथन ए और कह रहा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पानी यूरेथेन ठोस काम में लिया जाता है। आजकल जो है कि रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉलीयूरेथेस पॉलीयूरेथेस फॉर्म काम में लिया जाता है। तो यह जो है कि सत्य है। और आर कह रहा है कि तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल जाता है। तो तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में सफलता से समरूपता से फैल जाता है। तो आर भी सत्य है। तो ए आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो आजकल रेफ्रिजरेटर में कुचालक पदार्थ के रूप में पॉलीयूरेथन फोम काम में लिया जाता है, ताकि तरल अवस्था में होने के कारण यह रेफ्रिजरेटर की दीवारों में समरूपता से फैल सके, जिससे रेफ्रिजरेटर सही एवं लंबे समय तक काम कर सके। अतः विकल्प ए और कारण आर दोनों सही है। तो सूची 1 में दिए गए मेंडल द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन के नियम वर्गों को सूची 2 में दिए गए में क्रियाकलापों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में जो कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित परिवर्तन है, परिवर्तन के नियम वर्ग दिया गया है, और सूची 2 में क्रियाकलाप दिया गया है। तो इसको देखते हैं। तो कच्चे माल परिवर्तन जो है कि कच्चे माल का संबंध, कच्चे माल में जो कि परिवर्तन का नियम किससे है? कच्चे माल में परिवर्तन का नियम जो है कि इन कच्चे माल में परिवर्तन स्टैंड डोसा मिक्स पाउडर से है। कच्चे माल में परिवर्तन स्टैंड डोसा मिल्क पाउडर से है। तो इसका संबंध दूसरे से कच्चे माल में परिवर्तन और तैयार उत्पाद में परिवर्तन, तैयार उत्पाद में परिवर्तन जो कि सेकवेयर इंस्टीड स्पेकवेयर स्टैंडर्ड ऑफ राउंड से है। तो इसका संबंध चौथे से है। और उपकरण तथा कार्यस्थल का संबंध, उपकरण तथा कार्यस्थल का नियम जो है कि खड़े होकर काम करने से संबंधित है। उपकरण और कार्यस्थल का नियम खड़े होकर काम करने से संबंधित है। हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन का नियम जो है कि मेंडल के नियम का वर्ग है मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करना। हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन मेंडल का नियम है मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करना। तो इसका होगा कच्चे माल में परिवर्तन स्टैंड डोसा मिक्स पाउडर करना है, मतलब कच्चे माल में परिवर्तन करना। तो स्टैंड डोसा मिक्स कर उसमें परिवर्तन किया जाता है। और खड़े होकर काम करना जो है कि उपकरण तथा कार्यस्थल में होता है। और तैयारी उत्पाद में परिवर्तन स्क्वेयर स्टीड ऑफ राउंड में है। और हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन मिक्सर ग्राउंडर में है। तो ए का जो है कि दूसरा होगा, बी का जो है कि तीसरा होगा, नहीं चौथा होगा, बी का चौथा। तो दूसरा चौथा तीसरा पहला, दूसरा चौथा तीसरा पहले का संबंध दूसरा चौथा तीसरा पहले का संबंध ए होगा। तो कच्चे माल में परिवर्तन का नियम जो है कि इंस्टेंट डोसा मिक्स पाउडर है, इंस्टेंट डोसा मिक्स पाउडर। और तैयार उत्पाद में परिवर्तन स्क्वेयर इंस्टीड ऑफ राउंडर है।
उपकरण तथा कार्यस्थल का नियम जो कि खड़े होकर काम करना है। हस्त तथा शरीर की गति में परिवर्तन का नियम मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दी गई पाक विधि को सूची 2 में दिए गए तापमान में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में पाक विधि है और सूची 2 में तापमान विधि है। तो प्रेशर कुकिंग विधि, पाक विधि में प्रेशर कुकिंग में कौन सा तापमान लिया जाएगा? तो प्रेशर विधि में जो है कि प्रेशर विधि में प्रेशर कुकिंग में जो है कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसका जो है कि दूसरा हो जाएगा। और तल कर पकाना मतलब तेल में पकाना, तल कर पकाने की विधि में जो है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से होना चाहिए, से कम होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला तीर है तो कम होना चाहिए। तो इसका यह हो गया। और सेक कर पकाना, सेक कर मतलब पकाना, जैसे तावे पर सेक कर पकाया जाता है। तो इसमें कितना तापमान होना चाहिए? तो 180 से 220 डिग्री होना चाहिए, 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और ग्रिल में पकाना कितने तापमान होना चाहिए ग्रिल में? जो कि 110 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसका यह हो गया। ग्रिल में पकाना 110 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो इसका ये हो गया। तो पहले का जो है कि दूसरा होगा, और बी का जो है कि तीसरा होगा। तो दूसरा तीसरा चौथा पहला, नहीं, दूसरा तीसरा पहला चौथा का संबंध बी है। तो इसका आंसर बी सही है। तो सूची 1 में दिए गए पाक विधि का सूची 2 में दिए गए तापमान में सम्मिलित करना है। तो प्रेशर कुकिंग का संबंध जो है कि प्रेशर कुकिंग में तापमान 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और तल कर पकाने में 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। सेक कर पकाने में 180 से 220 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और गील में पकाना जो है कि 110 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो फर्श पर खड़े होने पर पृष्ठ की ऊंचाई सेमी से एक औसत महिला के लिए होनी चाहिए। तो फर्श पर जो है कि खड़े होने पर पृष्ठ की ऊंचाई सेमी से एक औसत महिला की होनी चाहिए। तो 61 से 76 होना चाहिए। इसका आंसर भी होगा, 61 से 76 होना चाहिए। तो फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेमी में 61 से 76 होना चाहिए, औसत महिला के लिए होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भवन निर्माण नक्शा में एक अनुपाते 1000 माप तैयार किया जाता है कहलाता है। तो धरातल योजना कहलाएगा या भूखंड? तो धरातल योजना कहलाएगा। 1:1 जो है कि धरातल योजना कहलाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते हैं? इनमें से कौन सा उपकरण जो है कि रसोई घर में उपयोग नहीं किए जाते हैं? तो जो कि ओवन का उपयोग किया जाता है, कुकिंग रेंज का भी उपयोग किया जाता है, और टेली मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। और वेनली जो है कि वेन मेरी जो है कि इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। वेल्डर का प्रयोग भी किया जाता है, और पोटैटो पीलर का भी प्रयोग किया जाता है। तो टेली मशीन और वेन मेरी, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाता। सी डी, तो इसका आंसर बी सही होगा, सी डी है इसमें। तो रसोई घर में उपकरण होने वाले उपकरण है ओवन, कुकिंग रेंज, ब्लेंडर, पोटैटो पीलर और आदि, तथा रसोई घर के उपयोग नहीं होने वाले उपकरण में टेली मशीन और वेनी मेरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन का सिद्धांत क्या है? बिजली के वाटर हीटर के प्रचालन सिद्धांत क्या है? तो प्रेरण है। तो इसका आंसर बी होगा, प्रेरण है। तो प्रेरण को क्या कहते हैं? प्रेरण को इंडक्शन कहते हैं। तो इसी को बिजली वाटर के हीटर के प्रचलन का सिद्धांत
प्रेरण इंग्लिश में इंडक्शन कहते हैं। तो सूची 1 में दिए गए संयुक्तों को सूची 2 में दिए गए उनके सिद्धांतों में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिए गए संयुक्तों को सूची 2 में दिए गए उनके सिद्धांतों को सम्मिलित करना है। तो माइक्रोवेव का संबंध माइक्रोवेव का संबंध किससे है? तो माइक्रोवेव संयंत्र का कार्य का सिद्धांत मतलब कार्य के सिद्धांत में सम्मिलित करना है। तो माइक्रोवेव के कार्य का सिद्धांत है विकिरण है। तो माइक्रोवेव कार्य करने का सिद्धांत विकिरण है। तो इसका आंसर जो है कि तो इसका जो है कि प्रक्षोभन और अपकेंद्रीकरण, तो माइक्रोवेव इसका ये होगा। सॉरी, माइक्रोवेव का संबंध रेफ्रिजरेटर का संबंध जो है कि संघनन से है। रेफ्रिजरेटर का संबंध संघनन से है। और वॉशिंग मशीन जो है प्रक्षोभ और अपकेंद्रीकरण है। वॉशिंग मशीन प्रक्षोभ अपकेंद्रीकरण है। वैक्यूम क्लीनर का संवहन से है। वैक्यूम क्लीनर का संबंध जो कि चूसड़ से है। तो इसका यह हो गया। और माइक्रोवेव का संबंध भंडार गृह से है। तो पहले का तीसरा फिर दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तो इसका आंसर सी सही होगा। तो माइक्रोवेव भंडार गृह से संबंधित है। रेफ्रिजरेटर का संघनता से है। वॉशिंग मशीन का प्रक्षोभन और अपकेंद्रीकरण से है। वैक्यूम क्लीनर का चूसड़ से है। तो चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में सम्मिलित है। तो चूल्हे के ऊपर रखे जाने वाले बर्तनों में क्या सम्मिलित है? तो इसमें पतीली सम्मिलित है। और जो है कि सॉस पेन सम्मिलित है। प्रेशर कुकर सम्मिलित है। और ये सभी तीनों सम्मिलित है। पतीली, सॉस पेन, प्रेशर कुकर। कॉफिन पेन, पाइल पेन ये सब नहीं सम्मिलित है। तो पहला दूसरा तीसरा तो इसका आंसर डी सही होगा। तो रेफ्रिजरेटर में संपीडक में जो गैस होती है वह है रेफ्रिजरेटर में संपीडक जिसे क्रेम प्रेशर में जो गैस होती है वह है। तो वह फ्रेऑन 12 है। फ्रेऑन 12 है। तो इसका आंसर सी सही होगा। रेफ्रिजरेटर के संपीडक को फ्रेऑन 12 गैस भरी होती है। रेफ्रिजरेटर में अलमारी के समान संरचना वाला एक ऐसा उपकरण है जो कि भोज्य पदार्थों को कम तापक्रम पर संरक्षित रखता है। सिद्धांत रेफ्रिजरेटर में शीतलन हेतु जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह वाष्पीकरण में शीतल उत्पन्न करता है। मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज जो है, फ्रिज में कौन सा गैस भरा रहता है? फ्रेऑन 12 गैस भरा होता है जिससे वह ठंडा रहता है। अगर यही गैस नहीं रहेगा तो फ्रिज जो है कि ठंडा नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पहचान करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की इसमें पहचान करना है। तो जिसमें कि कपड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पहचान करना है। तो कपड़े धोने की वाली मशीन ये इलेक्ट्रॉनिक, बोलना, टोस्टर, कॉफी फिल्टर ये इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो कपड़े धोने की मशीन, माइक्रोवेव ओवन और डिश वाशर तो यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में आते हैं। तो इसका आंसर पहला बोलना मतलब टोस्टर, कॉफी फिल्टर यह भी है। तो जिसमें कि बोलना नहीं है तो बोलना नहीं है तो इसका आंसर तो कपड़े धोने वाली मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डिश वाटर तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की पहचान में आते हैं सभी। तो पहला, पांचवा, छठवां तो इसका आंसर ए सही होगा। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 में ISR का संबंध किससे है? सूची 1 में ISR का संबंध जो है कि प्रेशर कुकर में है।
ISI मतलब चिन्ह लगा रहता है प्रेशर कुकर में, तो ISI का चिन्ह प्रेशर कुकर में लगा रहता है, तो इसका यह होगा। और FPO जो है कि FPO का चिन्ह जो कि जेम में लगा रहता है, FPO का चिन्ह जो है कि जेम में लगा रहता है, तो इसका दूसरा होगा। एक मार्क का चिन्ह जो है कि एक मार्क का चिन्ह मिर्च मसालों में, खाने वाली वस्तु में होता है। एक मार्क का चिन्ह मिर्च मसालों में तो। और ड्यूरेबल प्रेस का चिन्ह जो है कि शर्ट में लगा होता है, ड्यूरेबल प्रेस का चिन्ह शर्ट में लगा होता है। तो पहले का ए का तीसरा, तीसरा दूसरा, तीसरा दूसरा, ए का तीसरा दूसरा पांचवा चौथा, तीसरा दूसरा पांचवा चौथा, तो इसका आंसर डी सही होगा, बी सही होगा, सॉरी। तो ISI का चिन्ह प्रेशर कुकर में लगा रहता है, और FPO का जेम जेली में, एक मार्का मिर्च पाउडर में, और ड्यूरेबल प्रेस का शर्ट से होता है, शर्ट का चिन्ह लगा होता है। तो वैक्यूम क्लीनर इन सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वैक्यूम क्लीनर चूषण प्रभाव पर कार्य करता है, तो इसका आंसर ए सही होगा, चूषण प्रभाव पर। तो वैक्यूम क्लीनर घर में प्रयोग होने वाला आधुनिक यंत्र है जो चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यह घर में सफाई का कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्न निम्न में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। तो घरेलू उपकरण जो कि समय और शक्ति बचत करता है, तो प्रेशर कुकर जो है कि समय व शक्ति बचत करता है। टेलीफोन, टेलीविजन, लेंच, ये सब सबके समय को तो बिताता है, मतलब समय ले लेता है। तो आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाने वाला प्रतीक पदार्थ है, तो यह फ्रीऑन 12 होगा, और डाइफ्लोरीन मीथेन है। तो आजकल समान रूप से रेफ्रिजरेटर के प्रयोग में किए जाने वाले प्रतिष्ठक पदार्थ तो फ्रीऑन 12 भी और डाइफ्लोरो मीथेन भी है, तो यह दोनों आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, जो कि डाई बर्थ नहीं है, नहीं तो उपयोग सभी हो जाता। तो डाइक्लोरोफ्लोरो ओरोमेथेन CCI2F2 को फ्रेऑन 12 कहते हैं, मतलब CC का फ्रेऑन 12 का सूत्र है। तो इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर के प्रशीतक जैसे रेफ्रिजरेटर के रूप में एवं वातानुकूलन में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटिन के अंतर्गत आते हैं, लेटिन के अंतर्गत क्या आते हैं। तो लेटिन के अंदर लेटी के अंतर्गत, सॉरी, लेटी लेटी के अंतर्गत आते हैं, तो लेटी के अंतर्गत आते हैं तौलिया, कपास, जूट। तो तौलिया, कपास, जूट जो है कि लेटी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर बी होगा, लेटी के अंतर्गत आते हैं। तो लेटी के अंतर्गत बिप नाइट गाउन बिप नाइट गाउन या डायपर इत्यादि को शामिल किया जाता है लेटी के अंतर्गत। तो कटलरी के अंतर्गत आते हैं, कटलरी के अंतर्गत आते हैं, तो कटलरी के अंतर्गत क्या आते हैं। तो कटलरी के अंतर्गत जो कि चाकू, कांटे, चम्मच आते हैं। कटलरी के अंतर्गत चाकू, कांटे, चम्मच, चाकू, कांटे, चम्मच जो कि कटलरी के अंतर्गत आते हैं। और चम्मच, चाकू, छिलनी, तो छिलनी नहीं आता है। चम्मच, छिलनी, कद्दूकस, तो ये भी नहीं आता है, और कद्दूकस भी नहीं आता। कांटे, कद्दू, चम्मच ये भी नहीं। तो चाकू, कांटे, चम्मच जो है कि कटलरी के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर, क्रिस्पेटर, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो रेफ्रिजरेटर जो है कि नहीं सम्मिलित है, तो किस पेटर, तो इसका संबंध है कि कैटलिन हेरिसन व टीनिन से है। हेरिसन और टीनिन ने किया है रेफ्रिजरेटर का खोज, जो कि रेफ्रिजरेटर का खोज किसने किया है। तो रेफ्रिजरेटर का खोज कैटलिन हेरिसन व टीनिंग ने किया है। रेफ्रिजरेटर का खोज हेरिसन, कैटलिन और टीनिंग ने किया है। और जो है कि
वैक्यूम क्लीनर का नोजल ने किया है। वैक्यूम क्लीनर की खोज किसने? नोजल ने की है। और प्रेशर कुकर को वेन डब्लू, तो प्रेशर कुकर को वेन डब्लू ये भी नहीं समझे थे, ये भी नहीं समझे, ये भी गलत है। और प्रेशर कुकर को डेनिस पेपिन ने किया है। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन ने। ओवन की खोज जो है कि ओवन की खोज नोजल ने ही की है, नोजल है। तो इसका भी संबंध नहीं है और इसका है, तो इसका आंसर कोई नहीं सही है। तो उपकरण रेफ्रिजरेटर, कैस्पेटर, वैक्यूम नोजल, इनमें से कोई भी सम्मिलित कोई भी वस्तु उसका आविष्कारक दिया गया है, उपकरण और आविष्कारक दिया गया है। इसने वही फिर से रिपीट कर दिया जो कि रेफ्रिजरेटर की खोज करता आविष्कारक कौन है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक जो है कि वही सन है, कैटलिन और हैरिसन व टेलिंग है। कैटलिन, हैरिसन और टेलिन है। कैटलिन हैरिसन व टेलिन जो है कि रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक में वैक्यूम के नोजल है। प्रेशर कुकर के जो है कि आविष्कारक जो है कि वही सही है। प्रेशर कुकर के आविष्कारक जो है कि डेनिस पेपिन है। कौन है? डेनिस पेपिन है। डेनिस पेपिन है। और ओवन के नोजल है। तो निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? तो रेफ्रिजरेटर के ताप को कौन सा नियंत्रित करता है? तो यह जो है कि नियामक है, यह नियामक है, जो कि इसका आंसर बी सही होगा। तो प्रशीतित रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उपकरण जो खाद्य पदार्थों को ठंडा बनाए रखता है और उसे जल्दी खराब होने से बचाता है। रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करने के लिए एक पार्ट लगा होता है जिसे नियामक कहते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर्स चुंबकीय नियामकों के माध्यम से ही घटते बढ़ते और वोल्टेज को वांछित रीजन में लाकर स्थित कर पाने में समर्थ होता है, जो कि घटते बढ़ते उसे नियंत्रित करता है। और यह चुंबकीय नियामक ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स एवं परिवर्तनों का उपयोग करके वोल्टेज आपूर्ति में को स्थिर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर यह सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ए होगा। तो प्रेशर कुकर में वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा वाल्व सेफ्टी वेल्व का प्रयोग किया जाता है। जब प्रेशर कुकर में दबाव नियंत्रण क्षमता से अधिक हो जाता है और वाष्प सीटी के माध्यम से बाहर नहीं निकलता है तो यह वाल्व कुकर से स्वतः निकल जाता है, जिससे कुकर फटने से बच जाता है। तो यह जो है कि प्रेशर कुकर में, जैसे कि एक प्रेशर कुकर में ढक्कन दिया होता है, जैसे यह ढक्कन है और यहाँ पर सीटी है, फिर यह जो इसका लगाने वाला होता है। तो यहाँ पर जो है कि छोटा सा वाल्व दिया होता है, तो यह लगा होता है। अगर प्रेशर जो कि वाष्प नहीं निकल पाता है तो यह जो है कि गल जाता है, तो यहाँ से जो है कि निकल जाता है वह गैस जो है कि, तो फटने का खतरा कम हो जाता है। तो खिड़की के सबसे निचले हिस्से को कहते हैं, खिड़की के सबसे निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो खिड़की के सबसे निचले हिस्से को स्टाइल हॉल सील पैनल, तो इसे सील कहते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, सील। तो खिड़की के सबसे निचले हिस्से को सील कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है रसोई का पूर्व दिशा पर होना। तो इसका आंसर सी होगा, पूर्व दिशा पर होना। ज्यादातर रसोई पूर्व दिशा पर इसलिए बनाया जाता है कि
पूर्व दिशा में अगर खिड़की है तो सूर्य का प्रकाश आएगा, जिससे कि उसके धूप से जो है कि अंदर रसोई के अंदर जो भी गंदगी, कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जंतु जीव होते हैं, वह मर जाते हैं उसके धूप से। तो इसीलिए रसोई का पूर्व दिशा में बनाया जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो रसोई घर घर का वह कमरा होता है या भाग होता है जहां भोजन पकाया जाता है। रसोई घर को किसी घर का हृदय स्थल कहा जाता है। यह केंद्र है जहां से पूरे परिवार का स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता नियंत्रित होती है, तथा रसोई घर की व्यवस्था पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसोई घर का आकार इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो रसोई घर का आकार किस प्रकार का नहीं होना चाहिए? तो यू आकार का, एल आकार का, आमने सामने का आकार होना चाहिए, वी आकार का नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों का वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जा सकता है? तो रेफ्रिजरेटर है। तो इसका आंसर ए सही है, रेफ्रिजरेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रेफ्रिजरेटर वह उपकरण जिसका निर्माण खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें वायुमंडल के ताप से निम्न ताप पर खाद्य वस्तुओं को रखकर खराब होने से बचाया जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के पुराने साधन है या नए साधन, गिरे के पीटने का साधन? तो ये जो कि बी है, नए क्रांतिकारी साधन है। इसका आंसर बी होगा, गिरने को पीटने का साधन नहीं है। तो माइक्रोवेव, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर आदि कार्य सरलीकरण के नए क्रांतिकारी साधन है। आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप कई प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ है, जो गृहिणी के समय एवं शक्ति की बचत में अधिक उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चात यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है। तो पश्चात यंत्र मतलब पुराने समय में जो रसोई गृह में काम नहीं आता है। तो मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफी मेकर, कारपेट स्वीपर। तो यह जो है कि इलेक्ट्रॉनिक या आधुनिक यंत्र है। तो पश्चात यंत्र जो कि पुराने समय में जो ये किया जाता था पारंपरिक, तो कारपेट स्वीपर जो है कि गृह काम में नहीं आता है। तो इसका आंसर पश्चात यंत्र जो रसोई गृह काम में नहीं आता है। मतलब पश्चात मतलब नए समय का, सॉरी, पश्चात मतलब नए समय में। और पारंपरिक जो है कि कारपेट पारंपरिक है, ये पश्चात आधुनिक समय का, मतलब वर्तमान आधुनिक समय में है, नए समय में। तो मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफी मेकर, ये सब जो है कि पश्चात समय में प्रयोग किया जाता है। और कारपेट स्वीपर जो है कि नहीं किया जाता। इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा, सॉरी सॉरी, डी सही होगा। पश्चात यंत्र कारपेट स्वीपर रसोई गृह में काम नहीं आता है, बल्कि इसका उपयोग कमरों तथा हाल में बिछाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? तो घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन लाए जाते हैं? तो जो है कि दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है ईंधन प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर दो होगा। तो इसके बारे में जानते हैं, दो प्रकार का ईंधन कौन कौन सा है। तो घरेलू कार्य के करने के लिए दो प्रकार के ईंधन होते हैं, लकड़ी, कोयला आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं। मतलब लकड़ी, कोयला आदि ठोस ईंधन के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल, एलपीजी, ये द्रव्य के रूप में आते हैं। तो इसका आंसर जो है कि दो प्रकार का होगा। तो रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? तो रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे उपयोगी लाइट है ट्यूब लाइट है। तो इसका आंसर बी होगा, ट्यूब लाइट। रसोई गृह में खाना पकाने के लिए ट्यूब लाइट सबसे अधिक उपयोगी होती है। ट्यूब लाइट कम बिजली में अधिक प्रकाश देता है, जिससे सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय निसंक्रामक क्या है? तो गैसीय निसंक्रामक क्या है? तो गैसीय निसंक्रामक जो है कि क्लोरीन है। तो गैसीय निसंक्रामक क्लोरीन है। तो इसका आंसर बी सही होगा, इसका आंसर बी सत्य होगा।
क्लोरीन गैसीय निसंक्रामक है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कीटनाशक गैस है। प्राय सभी नगरों में जल आपूर्ति विभाग द्वारा जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इस क्रिया को क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। इसका आंसर ए होगा, डीडीटी का। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। डीडीटी का पूरा नाम डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइक्लोरोइथेन है। डाइक्लोरोइथेन डीडीटी का पूरा नाम है। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। यह जू, चींटी, मक्खी, मच्छर, मकड़ी, छिपकली आदि सभी को नष्ट करने में समर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे की वस्तु को साफ करना चाहिए। तांबे की वस्तु को साफ करना चाहिए सिरका तथा नींबू से। तो इसका आंसर ए होगा, सिरका तथा नींबू से। तांबे की वस्तु को चूने की सफेदी द्वारा इसका आंसर दिया है इसमें चूने की सफेदी। हाँ, चूने की सफेदी का दिया गया है। मुझे लगा सिरका या नींबू होगा, तो चूने की सफेदी, इसको देख लिए। यही बुक से हल करने में यही फायदा रहता है, गलत जो है कि जहाँ पता चल जाता है। तो तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी द्वारा साफ करना चाहिए। पीतल की वस्तुएं खटाई या नींबू से साफ करना चाहिए। मतलब तांबा का वस्तु जो है कि चूने से, और पीतल को सिरका और नींबू से साफ करना चाहिए। तो पीतल की वस्तुएं खटाई या नींबू से साफ करना चाहिए। एल्युमिनियम की वस्तु को साबुन के घोल से साफ करना चाहिए। एल्युमिनियम की वस्तु को साबुन के घोल से साफ करना चाहिए। और स्टेनलेस स्टील से बने बर्तनों को सिरके से साफ करना चाहिए। स्टील के बर्तनों को सिरके से साफ करना चाहिए। और टीन की बनी वस्तुओं को साबुन पानी से साफ करना चाहिए। तो यह सब जो है कि इस डिब्बे में बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, इससे यह इम्पोर्टेंट डिब्बा है। इसमें जो भी बताया सब इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी क्या है? चूहे तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर। तो यह सभी है। तो इसका आंसर डी होगा, यह सभी है। तो घर में चूहे की तथा छिपकली, काकरोच, मक्खी, मच्छर आदि गंदगी के लिए उत्तरदायी है। यह अनेक रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं तथा गंदगी पर ही अधिक पनपते हैं। अतः घर में समुचित सफाई तथा चूहे, छिपकली, कॉकरोच तथा मक्खी, मच्छर से मुक्त रखने के लिए विभिन्न उपाय भी किए जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई का महत्व है। घर की सफाई का महत्व क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद के लिए। तो यह सभी जो है कि घर की सफाई के लिए महत्व, तो तीनों के लिए। तो इसका आंसर डी सही होगा, तीनों के लिए। तो घर की गंदगी का ना होना ही घर की सफाई है। घर की सफाई में शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। घर की सफाई से घर के में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। घर की सफाई परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य में वृद्धि करती है तथा उन्हें स्फूर्ति प्रदान करती है। सफाई युक्त घर में व्यक्ति स्वस्थ, प्रसन्न तथा उत्साहित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? तो घर की सफाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें हैं, सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। सफाई जो कि क्रम अनुसार करनी चाहिए। मतलब पहले यह इस रूम को करना, फिर इसके बाद यह, अगर सफाई एक कर लिया फिर दूसरा का करेंगे तो उसमें घेल मेल हो जाएगा। तो सफाई जो कि क्रम अनुसार करना चाहिए। पहले किचन, फिर जो है कि डाइनिंग रूम, ऐसे ऐसे कर कर कचरा एक जगह इकट्ठा कर ले। तो घर सफाई क्रमानुसार करनी चाहिए। गंदगी कम ही की जाए और सफाई के लिए उचित साधन हो। तो यह सभी जो कि सही है। तो इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। तो घर की सफाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। सफाई क्रमानुसार की जानी चाहिए। इसको बताए ये रखने के लिए आवश्यक है कि जहां तक हो
सके, गंदगी को फैलने से रोका जाए। गंदगी को फैलने से रोका जाए। सफाई के उचित साधनों को, सामग्री, उपकरणों तथा विधियों को सही अपनाना चाहिए। तो आदर्श रसोई घर क्या है? तो आदर्श रसोई घर यू आकृति वाला रसोई घर है। तो इसका आंसर बी होगा, यू आकृति वाला रसोई घर है। तो निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा नमक का प्रयोग करना चाहिए? तो तांबे के हरी जंग लगे होते हैं, अगर तांबे में हरी जंग लगा होता है तो उसमें नींबू तथा नमक का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर बी होगा। तो आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है? आधुनिक समय में पर्दे, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है वैक्यूम क्लीनर। तो इसका आंसर सी सही है, वैक्यूम क्लीनर। आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने के लिए सर्वोत्तम यंत्र है वैक्यूम क्लीनर। समय एवं शक्ति की बचत के लिए वैक्यूम की के सिद्धांत पर बना यह यंत्र घर की सफाई अर्थात फर्श पर बिछी दरी, कालीन एवं मैटिंग आदि पर प्रतिदिन गिरने वाले धूल, कचरा, गंदगी आदि को साफ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक के वस्तुएं साफ करनी चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए क्या? चूने से, रख से, नींबू से, सर्फ तथा साबुन से। तो सर्फ तथा साबुन से प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो प्लास्टिक की वस्तुएं सर्फ तथा साबुन से साफ करनी चाहिए। तांबे की वस्तुओं को चूने की सफेदी द्वारा साफ करना चाहिए। पीतल की वस्तुएं खटाई या नींबू से साफ करनी चाहिए और एल्युमिनियम की वस्तुएं साबुन के घोल के से साफ करनी चाहिए। तो तांबे की वस्तुएं चूने की सफेदी द्वारा साफ करनी चाहिए और पीतल की वस्तुएं खटाई या नींबू से साफ करनी चाहिए और एल्युमिनियम की वस्तुएं साबुन के वस्तुओं से साफ करनी चाहिए। तो तांबे पीतल में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तांबे में चूने से और पीतल में जो है कि खटाई व नींबू से करने साफ करने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्यूम क्लीनर खाली स्थान दिया गया है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर बी होगा, चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर चूषण के सिद्धांत पर कार्य करता है जिसका प्रयोग घर तथा ऑफिस के अंदर साफ सफाई करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग किसकी है? तो यह पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की है। तो इसमें देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरीन है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, इसका पूरा नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो इसका आंसर ए होगा, टेट्राफ्लोरोएथिलीन होगा इसका। तो नॉन स्टील बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की होती है। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लूरोबहुलक है जिसकी खोज वैज्ञानिक डॉक्टर रॉय प्लेटन ने की थी। तो फ्लोरोबहुलक है क्या? टेफ्ला एक संश्लेषित और इसकी खोज किसने की थी? रॉय प्लेकट ने की थी। तो इसके आगे जो कि यह भाग जो कि खत्म हो गया है। अब हमारा आंतरिक सज्जा से है, रसोई से संबंधित जो भी क्वेश्चन है पूछा गया है तो उसका चैप्टर खत्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो यह जो है कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आपका धन्यवाद।